Hello guys, my name is Pawan Nagar and you are watching TCML and in this video हम आपसे बात करेंगे गोइटर के ऊपर या बोल दीजिए थायराइड ग्लैंड के लफड़े के ऊपर। और देखिए यहाँ पर हम गोइटर से रिलेटेड 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड जो पहला होगा वो होगा ट्रेकियल डेविएशन, दूसरा क्या होगा डिस्निया, तीसरा क्या होगा डिस्फोनिया, चौथा क्या होगा डिस्फेजिया और पाँचवा क्या होगा पेम्बल्टन साइन। 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि गोइटर से रिलेटेड है। एंड देखिए एक छोटा सा अपडेट है और वो ये है कि जो आपको यहाँ पर अभी 1 पेज चार्ट ऑफ गोइटर दिखाई दे रहा है इसे हम आपको पहले से ही प्रोवाइड करा रहे हैं एंड ये वाला चार्ट आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर आप इसे अगर एकदम हाई क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कहाँ मिलेगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट nmeter.com पर, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड देखिए इस वाली वीडियो में हम एक नए मेथड से आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कि हमने जो थ्योरेटिकल चार्ट है वो आपको पहले से ही प्रोवाइड करा दिया एंड अब आपका फोकस ओनली इस चार्ट को समझने पर होना चाहिए कि मैंने चीज़ों को किस सीक्वेंस में लिख रखा है, किस तरह से आपको इस चार्ट को अपने दिमाग में सेट करना है। एंड ऑफ कोर्स यार नया मेथड है तो यार आपके रिव्यू की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस मेथड से हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं अगर ये वाला मेथड आपको पसंद आता है तो वीडियो में यस या नो ज़रूर करके जाना। अच्छा लगता है तो यस बोलना एंड उसका रीज़न भी बता देना कि सर इसलिए अच्छा लगा, एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो उसका भी रीज़न बता देना कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल न्यू है कि इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, इस मेथड में जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि गोइटर के ऊपर। एंड देखिए गोइटर को पढ़ने से पहले थायराइड, ट्रेकिया और इसोफेगस इन 3 स्ट्रक्चर के बारे में आपको सुपरफिशियल नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे आगे प्रेजेंट होती है, थायराइड के जस्ट पीछे क्या होती है ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होती है इसोफेगस। मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ए मतलब एंटीरियर, पी मतलब पोस्टीरियर, ये 3 स्ट्रक्चर का सीक्वेंस है। थायराइड, ट्रेकिया, इसोफेगस ये कहाँ होती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रेजेंट होती है। एंड अब हम आते हैं गोइटर पर। गोइटर यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई। एंड एनलार्जमेंट का रीजन क्या है, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब जो पेशेंट है उसने आयोडीन कम खाया होगा जिससे कि उसकी थायराइड ग्लैंड बड़ी हो गई। एंड अब आपको सोचिए यार कि यार गोइटर के कारण थायराइड ग्लैंड बड़ी हो गई एंड बड़ी होने के बाद जो ये स्वेलिंग है ये ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती हैं, बैकवर्ड यानी कि पीछे की साइड भी मूव कर सकती हैं। अरे बोला ना यार थायराइड के पीछे क्या है ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे क्या है इसोफेगस। तो ये लेटरल साइड या बैकवर्ड, बैकवर्ड बोल दीजिए या बोल दीजिए लेटरल साइड, यहाँ भी मूव कर सकती है और नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है। ओके, तो हम वही जानना चाहते हैं कि यार अगर बैकवर्ड मूव की तो पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, पेशेंट क्या क्या साइन और सिम्टम्स बताएगा, मतलब पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स बताएगा। जस्ट लाइक अपवर्ड मूव की, थायराइड स्वेलिंग अगर ऊपर की तरफ चली गई तो पेशेंट क्या क्या सिम्टम बताएगा, नीचे की तरफ मूव की तो पेशेंट क्या क्या सिम्टम बताएगा। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम थायराइड ग्लैंड की अपवर्ड स्वेलिंग पर कि थायराइड ग्लैंड बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद ये कहाँ मूव की, अपवर्ड मूव की। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपवर्ड के बाद क्रॉस लिख रखा है कि जो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती। फिर मैंने यहाँ पर रीजन लिख रखा है ड्यू टू स्टर्नोथायराइड मसल। देखिए नाम से ही क्लियर है कि स्टर्नोथायराइड मसल, ये मसल कहाँ से कहाँ अटैच होगी, स्टर्नम टू थायराइड कार्टिलेज, स्टर्नोथायराइड मसल। देखिए अगर आपने हमारी एनाटमी वाली वीडियो देखी हो, थायराइड ग्लैंड की एनाटमी वाली वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पर आपको ये वाला डायग्राम बताया था। आप अपने फर्स्ट ईयर के नोट्स को खोजना, वहाँ पे हम बताया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 मसल्स बताई थी। सबसे पहले देखिए ये क्या है थायराइड कार्टिलेज, ये क्या है क्रिकोइड कार्टिलेज, ये क्या है ट्रेकियल रिंग्स। ओके, ये वाली मसल कौन सी है, दिस इज थायरोहायोइड मसल्स। अबे भाई हमारे थायराइड हमारा जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के ऊपर क्या होती है हायोइड मसल, सॉरी हायोइड बोन होती है। तो ऑफ कोर्स लेरिंग्स की थायराइड कार्टिलेज टू हायोइड बोन क्या हो गई, थायरोहायोइड, मतलब ऊपर की तरफ होगी। दूसरी कौन सी है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर आईसी, तो ये क्या हो गया आईसी। एंड तीसरी कौन सी होती है, थायराइड कार्टिलेज टू स्टर्नम, यानी कि स्टर्नोथायराइड मसल। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसी के कारण जो हमारी थायराइड की स्वेलिंग है वो अपवर्ड मूव नहीं कर सकती। आपको सोचिए यार कि जो ये वाली मसल है, स्टर्नोथायराइड मसल है, इसने क्या किया, रोक दिया। देखिए एक टाइप से बैरियर का काम कर दिया। ये लाल लाल क्या है पूरी की पूरी, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। तो ऑफ कोर्स
स्टर्नोथायरॉयड मसल के कारण हमारी थायरॉयड स्वेलिंग ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती। तो आप फिर इसको तो भूल ही जाइए, ओके। मतलब इस वाले पॉइंट में आपको इतना ही ध्यान रखना है। एंड अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, यानी कि बैकवर्ड। मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड बड़ी हुई है वो बड़ी होकर कहाँ चली गई, लेटरल साइड चली गई, बैकवर्ड चली गई, पीछे की तरफ चली गई। तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ बताया था ना यार कि 3 स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमिकल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स थायरॉयड ग्लैंड के पीछे क्या होती है, ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या होगा, इसोफेगस। ओवरऑल क्या है कि अगर थायरॉयड स्वेलिंग पीछे की तरफ चली गई, बैकवर्ड साइड चली गई, तो यह क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। किसे कंप्रेस करेगी, ट्रेकिया को कंप्रेस करेगी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगी, इसोफेगस को कंप्रेस करेगी। देखिए ट्रेकिया और इसोफेगस इन दोनों का तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड ट्रेकिया और इसोफेगस इन दोनों के बीच में क्या होती है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव होती है। मैंने साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव। एंड इस ग्रूव के अंदर क्या होती है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमारी ट्रेकिया को कंप्रेस करेगी, ओके। एंड स्वेलिंग और बड़ी हो गई तो फिर वह हमारे ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव के अंदर जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है इसे कंप्रेस करेगी। अगर और बड़ी हो गई तो फिर वह हमारे इसोफेगस को भी कंप्रेस करेगी, ओके। एंड अब आप खुद सोचिए यार कि जो ट्रेकिया है वो कंप्रेस हो गई तो बंदे को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, या बोल दीजिए शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग होगी। मतलब बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। आपको सोचिए यार, अगर ट्रेकिया छोटा हो गया तो ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू बिफोर, ट्रेकिया के कंप्रेस होने के बाद अब हवा का जो एक्सचेंज है वो कम होगा। एंड हवा का एक्सचेंज कम होगा तो बंदे को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। एंड इसके लिए एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्निया, DYSPNEA, डिस्निया। एंड देखिए इसी के नीचे मैंने एक स्पेलिंग और लिख रखी है, यहाँ पे मैंने ओ को एक्स्ट्रा लिख रखा है। देखिए ये फ्रेंच ब्रिटिश का लफड़ा है। ओवरऑल क्या ध्यान रखना, आप ये वाला ध्यान रखना, DYSPNE है, डिजनिया हो जाएगा। डिजनिया बोल दीजिए या बोल दीजिए ब्रेथलेसनेस, ओके। देखिए सारी टर्म एक ही है, शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रेथलेसनेस, डिजनिया। यहाँ पे बस ओ का डिफरेंस है। मैंने बोला ना ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में अलग बोलते हैं, अपने इंडिया वाले में अलग बोलते हैं। ये सारी बातें एक ही है। ओवरऑल क्या मतलब है, ट्रेकिया कंप्रेस हो गई, बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो पेशेंट ही बोलेगा, भागता भागता आएगा, डॉक्टर साहब मेरे गले में जाने क्या चीज़ फूल गई है और फिर मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। यही सिम्टम आपको पेशेंट बताएगा। उसी के साथ देखिए जो थायरॉयड ग्लैंड की स्वेलिंग है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई तो वो ट्रेकिया को पुश भी कर सकती है, धक्का भी दे सकती है। एंड अगर ट्रेकिया को धक्का दे दिया, ट्रेकिया पुश, तो क्या हो जाएगा, ट्रेकियल डेविएशन हो जाएगा। मतलब ट्रेकिया या तो राइट साइड डेविएट हो जाएगी या फिर लेफ्ट साइड डेविएट हो जाएगी, ओके। तो ये सारी बात मैंने कर ली ट्रेकिया के ऊपर। एंड अब हम आते हैं रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। देखिए इसकी नर्व सप्लाई तो आपको पता ही होगी, दिस इज़ द नर्व ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर जितने भी मसल्स होती हैं उन सबको सप्लाई करती है कौन, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल। वही लिख रखा है मैंने, सप्लाई टू ऑल मसल्स ऑफ लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल, ओके। एंड अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये कंप्रेस हो गई तो क्या हो जाएगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। मतलब उसकी आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी, घर घर आवाज़ करेगा, मतलब उसकी आवाज़ में एकदम चेंजेस आएंगे। तो मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है वॉइस डिसऑर्डर, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। और इसके लिए हम एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्फोनिया, ओके। एंड अब हम आते हैं तीसरे वाले यानी कि इसोफेगस, कि अगर हमारी थायरॉयड स्वेलिंग ने इसोफेगस को दबा दिया तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग फूड। बंदा है जो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद निगलेगा तो बंदे को स्वेलिंग यानी कि निगलना, स्वेलिंग फूड यानी कि खाने को निगलना, बंदे को निगलने में प्रॉब्लम होगी। आपको सोचिए यार इसोफेगस दब गई तो आपको प्रॉब्लम होगी ही। एंड इसके लिए एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया, ओके। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर 4 टर्म की आपसे बात कर ली। सबसे पहले बात की ट्रेकियल डेविएशन की, कि स्वेलिंग ने धक्का दे दिया ट्रेकिया को और ट्रेकिया डेविएट हो गई। दूसरा क्या बताया, डिस्निया। तीसरा क्या बताया, डिस्फोनिया। चौथा क्या बताया, डिस्फेजिया, ओके। तो मैंने बैकवर्ड स्वेलिंग की बात कर ली कि थायरॉयड ग्लैंड अगर बड़ी होके पीछे की तरफ चली जाएगी तो वह ये 4 चीज़ें कर सकती हैं, 1 2 3 4, ओके। एंड अब हम आते हैं डाउनवर्ड पर। मतलब कि थायरॉयड स्वेलिंग बड़ी होकर, थायरॉयड ग्लैंड बड़ी होकर अगर नीचे की तरफ मूव हो गई तो वह कहाँ चली जाएगी, बिहाइंड द स्टर्नम। ऑफ कोर्स यार, अबे यार नेक के नीचे क्या होता है, स्टर्नम ही तो होता है, और स्टर्नम के पीछे क्या होता है हमारा मीडियास्टिनम। तो ओवरऑल
नीचे की तरफ कहाँ गई, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे गई, कहाँ चली गई, मीडियस्टिनम के अंदर चली गई, यानी कि सुपीरियर मीडियस्टिनम में चली गई। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, रेट्रोस्टेर्नल गोइटर बोलेंगे। अरे यार लिख रखा ना यार बिहाइंड द स्टर्नम, तो बोल दिया रेट्रोस्टेर्नल गोइटर। एंड जो रेट्रोस्टेर्नल गोइटर है ये भी हमारी 3 चीज़ों को कंप्रेस कर सकता है, और को भी कर सकता है, बट मैं मेनली यहाँ पर 3 चीज़ें लिख रहा हूँ। एंड ये 3 चीज़ें कहाँ पाई जाएगी, ऑफ कोर्स बिहाइंड द स्टर्नम पाई जाएगी, यानी कि सुपीरियर मीडियस्टिनम का कंटेंट होगी। आपको पता होगा ना यार, हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि सुपीरियर मीडियस्टिनम, इन्फीरियर मीडियस्टिनम, इन्फीरियर के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर इन्फीरियर, मिडिल इन्फीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर। फिर मैंने इनके कंटेंट की बात की थी। तो ओवरऑल रेट्रोस्टेर्नल गोइटर जिन 3 चीज़ों को कंप्रेस करेगा वो सारा क्या होगा, हमारे मीडियस्टिनम का कंटेंट होगा। ओके, एंड वो 3 चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले ट्रेकिया है, उसके बाद इसोफेगस है। देखिए ट्रेकिया और इसोफेगस, उनको तो यहाँ भी कंप्रेस किया था, कहाँ पर, जब पीछे की तरफ गई थी स्वेलिंग। एंड डाउनवर्ड स्वेलिंग में भी ट्रेकिया इसोफेगस दोनों को कंप्रेस करती हैं, यानी कि रेट्रोस्टेर्नल गोइटर के अंदर भी हमें डिस्निया और डिस्फेजिया मिलेगा। अभी ट्रेकिया दब गई, ट्रेकिया कंप्रेस हो गई तो क्या हो गया, डिस्निया। अगर इसोफेगस कंप्रेस हो गई तो क्या हो गया, डिस्फेजिया। ये मिलता है रेट्रोस्टेर्नल गोइटर के अंदर भी। एंड इसी के साथ जो रेट्रोस्टेर्नल गोइटर होता है वो हमारी सुपीरियर वेना कावा यानी कि एसवीसी और जो गर्दन की वेंस होती है उन्हें भी कंप्रेस कर सकता है। एंड आप खुद सोचिए यार, अगर सुपीरियर वेना कावा कंप्रेस हो गई तो ऑफ कोर्स सुपीरियर वेना कावा के अंदर इम्प्योर ब्लड कौन डालता है, हमारी इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेंस जो हमारी नेक की वेंस होती हैं। एंड अगर सुपीरियर वेना कावा कंप्रेस हो गई तो ऑफ कोर्स जो हेड एंड नेक का वीनस ड्रेनेज है वो सारा का सारा अफेक्ट होगा, और जो हेड एंड नेक की वेंस होती हैं उनमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी सुपीरियर वेना कावा क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। कंप्रेस किसने किया, हमारे गोइटर ने। जो हमारी थायराइड ग्लैंड बड़ी हो गई थी उसने हमारे एसवीसी को कंप्रेस कर दिया, जिससे ब्लड एक्यूमुलेट इनटू वेसल्स। देखिए मैंने नेक वेंस के आगे क्या लिख रखा है, ब्लड एक्यूमुलेट इनटू वेसल्स। वेसल्स के अंदर, हेड एंड नेक की वेसल्स के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया। ऑफ कोर्स फेशियल वेन में भी होगा। एंड उसी के बाद मैंने क्या लिख रखा है, फिर हमें क्या मिलेगा, वीनस कंजेशन मिलेगा, या फिर बोल दीजिए वेन इनगोरमेंट मिलेगा। वीनस कंजेशन यानी कि देखिए कंजेशन मतलब कि हमारे वेसल्स में एबनॉर्मली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। कंजेशन मतलब वही है, ब्लड एक्यूमुलेशन। ओके, एंगोरमेंट, वेन एंगोरमेंट ये क्या होता है, अरे यार आप खुद सोचिए यार, अगर हमारी वेंस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो वेंस फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, थोड़ी फूल जाएगी। तो उसी फूलने को क्या बोलते हैं हम, वेन एंगोरमेंट। वेंस फूल गई तो क्या बोल दिया, एंगोरमेंट। ओके, एंड देखिए नीचे का ये कुछ काम का नहीं है, इनको भूल जाना, बस इतना ही काम का है। ओके, एंड देखिए जो मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा 5वां पॉइंट लिख रखा है वो मैंने इसी एसवीसी के कंप्रेशन से रिलेटेड लिख रखा है। मतलब कि अगर किसी बंदे की एसवीसी कंप्रेस हो गई और इसे हमें क्लिनिकली एग्जामाइन करना है कि एसवीसी कंप्रेस हुई है, तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, पेम्बल्टन साइन करवाएंगे। और फिर मैंने आगे लिख भी रखा है एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन में करवाएंगे, या फिर बोल दीजिए सुपीरियर वेना कावा के सिंड्रोम में कराएंगे। एसवीसी सिंड्रोम या एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करवाते हैं, पेम्बल्टन साइन, ये कंफर्म करने के लिए कि एसवीसी ही ब्लॉक हुई है कि नहीं हुई है। ओके, एंड देखिए मैंने ये साइन लिखा है, एक होता है सिम्टम, मतलब आप पढ़ते होंगे साइन और सिम्टम। तो देखिए यहाँ पर सिम्टम क्या हैं, ये तीनों, डिस्निया, डिस्फोनिया, डिस्फीजिया। सिम्टम मतलब कि जो पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, डॉक्टर साहब मुझे निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई और पेशेंट आएगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर सिम्टम्स जिन्हें पेशेंट बताता है। और साइंस वो होते हैं जिन्हें हम परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट को। हम बोलते हैं ना यार बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, तिरछे हो जाओ, इधर हो जाओ, तो वही क्या होते हैं, साइन होते हैं। एंड पेम्बल्टन साइन देखिए इसे आप सब जानते हो। एंड कैसे, तो देखिए आप जब यार 3री या 4थी क्लास में पढ़ते होंगे तो आपके जो टीचर्स होते होंगे वो आपको पनिशमेंट देने के लिए क्या करवाते हैं, आपके हाथ खड़े करवा देते हैं कि हाथ खड़े करके क्लास के साइड में खड़ा हो जा चुपचाप। ओके, तो वही हाथ खड़े करना ही क्या है, पेम्बल्टन साइन है। मैंने ये नीचे लिख भी रखा है, रेज बोथ आर्म ओवर शोल्डर, दोनों हाथों को खड़ा करना है शोल्डर से ऊपर तक। एंड दोनों हाथ हमारे टच, कान से टच होने चाहिए, टच विद आर्म, टच विद ईयर, मतलब दोनों आर्म हमारे कान से टच होने चाहिए। ओके, एंड जब हमने हाथ खड़े करवाए, पेम्बल्टन साइन करवाया, तो क्या होगा, जो एसवीसी का जो कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
आप अज्यूम कीजिए कि जो गोइटर है उसने एसवीसी की जो ल्यूमेन है उसे 50% कंप्रेस कर रखा था, एंड जैसे ही हम पेम्बल्टन साइन करवाएंगे तो जो ये कंप्रेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम हाथ खड़े कराएंगे तो थोरेसिक इनलेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जिससे एसवीसी का कंप्रेशन और बढ़ जाता है। एंड जैसे ही हम पेम्बल्टन साइन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेशियल कंजेशन मिलेगा। कंजेशन यानी कि वही वीनस कंजेशन, मतलब अगर एसवीसी ज़्यादा ब्लॉक हो गई तो ऑफ कोर्स वेन के अंदर और ज़्यादा फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा, और वह और ज़्यादा फ्लूइड हमें कहाँ दिखेगा, फेस में दिखेगा। अब यार फेशियल कंजेशन में मिलेगा, फेशियल वेन्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही फ्लूइड भर गया, अब यार ड्रेनेज तो प्रॉब्लम हो गई, एसवीसी दब गया यानी कि ड्रेनेज प्रॉब्लम हो गई। तो ऑफ कोर्स हमें फेशियल कंजेशन देखने को मिलेगा जब भी हम पेम्बल्टन साइन करवाएंगे। तो इसी से ही हम कंफर्म करते हैं कि एसवीसी ब्लॉकेज है, एसवीसी में लफड़ा है। ओके, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर 5 चीज़ों की बात कर ली जो कि गोइटर से रिलेटेड हैं: ट्रेकियल डेविएशन, डिस्निया, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया और पेम्बल्टन साइन। ओके, एंड मैंने बताया था कि जो ये पेज है ये कहाँ मिलेगा आपको, इसी वीडियो के लास्ट में या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड यार अगर वीडियो में दम लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना, एंड वीडियो के कमेंट में वो बात लिखना जो आपको एकदम फील आई हो, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ हमारी टीम का मोटिवेशन क्या है, जो आप वीडियो को लाइक करते हो, जो आप वीडियो को कमेंट करते हो, जो आप वीडियो को शेयर करते हो। ओके, एंड बाय।